नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदद ख़वातीन हज़रात, कोयटा से जो कौमी शाहराह को मिलाने वाली सड़क है उसे सरियाब रोड कहते हैं। ये कौमी शाहराह जो है ये आगे जाके एक हिस्सा उसका कराची की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा सिब्बी से होता हुआ सक्खर और फिर पंजाब और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है। इस सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से थोड़ा पहले हुकूमत पाकिस्तान का वाहिद दफ्तर है जिसका मरकज़ी सेक्रेटेरिएट बलूचिस्तान में वाक़या है। इसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है इससे पहले अंग्रेज़ों ने 1831 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कायम किया था और उसका एक हिस्सा जो था वो बलूचिस्तान के तौर पर उसमें उसके लिए मुख्तस किया था और ये दफ्तर उस वक्त से यहाँ चला आ रहा है। ये वाहिद दफ्तर है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और इसका हेडक्वार्टर भी कोयटा रखा गया, अगरचे के बाकी तमाम मरकज़ी दफातर जो थे वो पहले कराची में थे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में। इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी में अगर आप चले जाएँ तो आपको 1950, 1960 और 1970 की दिहाइयों की बेशुमार लातादाद रिपोर्टें मिलेंगी जो कि जियोलॉजिकल सर्वेस की हैं। उनकी टीमें दुनिया से एक्सपर्ट्स के साथ साथ उनकी रहनुमाई के अंदर पूरे पाकिस्तान में फैलती थीं और वहाँ जाके 2-2, 3-3 महीने जाके अपने गैल्वेनोमीटर साथ लेके सर्वे किया करती थीं और उन रिपोर्टों में बताया जाता था कि यहाँ पर आपके पास तेल मौजूद है, यहाँ आपके पास यूरेनियम मौजूद है, यहाँ आपके पास आयरन ओर मौजूद है, यहाँ तांबा, सोना, इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। इन रिपोर्टों को जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिवाज है कि वैसे ही पाकिस्तान की प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के सर्द खानों के अंदर रख दिया जाता है और कोई इस पर अमल नहीं करता। हाँ, कभी कभी सियासी तौर पर इन चीज़ों को उठाने के लिए इन रिपोर्टों में से किसी एक चीज़ को निकाल दिया जाता है और फिर उस पर पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया जाता है कि ये देखें, हमने ये मादनियात की सूरत हाल जो है ये हमने कर ली, अब पाकिस्तान बहुत जल्द माला माल हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सेंदक था कि जिसके बारे में सेंदक के बारे में कहा गया कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी क्योंकि ये हमने सोने की कान दरियाफ्त की। एक तो वो बलूचिस्तान के अंदर था, बलूचिस्तान में भी बिल्कुल ईरान, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तफ्तान वो जगह है जहाँ से हम ज़ाहिदान को जाते हैं और उसके सीधे हाथ अगर आप मुड़ें तो 48-40 मील के फासले के ऊपर सेंदक वाक़या है जो पहाड़ों के अंदर है और फिर आगे जाके वो रबात का कोना आ जाता है जहाँ तीनों मुल्क आपस में मिलते हैं। इंतहाई ज़ोर शोर से बात की गई कि गुरबत हमारी दूर होने वाली है और फिर आप सोचें कि सेंदक के साथ हमने क्या किया। मैं 1997-98 में चागी में जब डिप्टी कमिश्नर था तो सेंदक एक नाकामी की दास्तान बन चुका था और मुझे कहा गया कि उस पर एक रिपोर्ट मरतब की जाए कि इसे कैसे उस सूरत हाल से निकाला जा सकता है, ये इसकी वजूहात क्या है। उसकी तारीख़ ही उसकी बहुत बड़ी वजह थी। सेंदक जिस वक्त बना तो सबसे पहले उसके लिए एक रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई और रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर जो था ये कराची रखा गया, ना कोयटा और ना कोई और। एक आम सी गोल्ड माइन जो होती है, आम पिट माइन होती है कि जैसे आप ईंटों का भट्टा होता है उसके अंदर आप मट्टी उखाड़ते हैं, मट्टी उखाड़ के उसका ईंटें बनाते हैं, वैसे ही इसकी में से मट्टी निकालते हैं, फिर मट्टी साफ़ करके उसमें से धात होती है उसको स्मेल्टर में डाल के उसकी भी बड़ी बड़ी ईंटें बनाते हैं, फिर वो रिफाइनरी में जाती हैं और उनमें से फिर तांबा अलहदा किया जाता है, सोना अलहदा किया जाता है, चांदी अलहदा की जाती है, पीतल अलहदा किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें से अलहदा की जाती हैं और तब जाके कहीं वो इस काबिल होता है कि आप उसको मार्केट में बेच सकें। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके लिए आपको कराची में उसका हेडक्वार्टर बनाना पड़े, लेकिन चूँकि हमें आदत है कि हम एक जब सियासी सूरत हाल बनाते हैं तो उस सियासी सूरत हाल को हम आगे लेके जाते हैं और उसी बयानबाजी में हुआ कि हमने वहाँ से शॉन एयर के कुछ जहाज़ रखे हुए थे और हमारे लोग वहाँ पर एक स्ट्रिप बनाई गई थी सेंदक में और वहाँ पर वो जहाज़ लैंड करते और हम उसका विज़िट करने आते।
फिर उसके बाद एक वक्त आया कि हमने चीन के साथ उसका मायदा कर लिया कि हाँ, अब आप हमारे लिए ये काम करो और हमें इसमें से सोना निकाल के दो। चीन के साथ एक बायलैटरल किस्म का मायदा हुआ, जिसे टर्न की बेसिस के ऊपर मायदा कहा जाता है। चीन का काम था कि उसमें स्मेल्टर को लगाना है और हमारा काम था वो सिविल वर्क्स करना है। अब उस सिविल वर्क्स के अंदर होता ये रहा कि चीन के जो स्मेल्टर लगाने वाला काम था उस पर तो कोई ज़्यादा असर ना पड़ा, ना डॉलर का इफेक्ट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एक तो उसका स्कोप बढ़ता रहा और बहुत सारे काम होते रहे कि जिससे उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती रही। मसलन कहा गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म की लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है और इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एसटीडी फ़ोन लगाने चाहिए और इसलिए 6 लाइनें लगाई गईं और 6 करोड़ रुपया उसका रेंट दिया जाने लगा। हालांकि सिर्फ 48 मील के फासले पर तफ्तान के अंदर वो सहूलत मैसर थी। फिर उसके बाद एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ के लाने का, लेकिन हमने ट्रेन की पटरी भी बिछाई और उसके साथ साथ हमने 40-45 मील की हमने रोड भी बनाई। फिर कॉलोनी की ज़रूरत नहीं होती किसी इस तरह की माइन के अंदर। अमूमन होता यह है कि जब धमाधम बचती है तो मकान गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाए ताकि ठेकेदार उससे फ़ायदा उठाएं। तो हमने इस्लामाबाद की तर्ज की एक कॉलोनी वहाँ बना दी, हालांकि सिर्फ 48 मील के फासले के ऊपर तफ्तान में वो जगह मौजूद थी। फिर हमने उस कॉलोनी के लिए 60 किलोमीटर के फासले पर तालाब से 6 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूबवेल लगाए और उनसे पानी वहाँ पहुँचाया गया। हमें 10 मेगावाट बिजली की ज़रूरत थी, लेकिन चूँकि हमने कमीशन खाना था इसलिए हमने 60 मेगावाट का वहाँ जो था जनरेटर वहाँ ख़रीदा सीमेंस का। यूँ हमारी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारा हिस्सा जो था उसके अंदर बहुत ज़्यादा बन गया और चीन का जो हिस्सा था वो कम से कम होता चला गया। चीन के लोग किसी कॉलोनी में नहीं रहते थे, वहाँ उन्होंने एक छोटी सी एमलॉफ कहते हैं उसके अंदर रहा करते थे। 97 के अंदर आते आते हालत ये पहुँच गई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम इस पे वो जो कर्ज़ हमने चढ़ा लिया है, जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी बैंकों का भी है और चीन का भी है, अगर हम इसको 15-16 साल तक इसको माइन से सोना बेचते रहें और तब जाके वो कर्ज़ा अदा होता है। और इसके लिए ये ऐसी चीज़ है कि जो न बिल्कुल जिसे कहते हैं फ़ायदेमंद नहीं है, जिसके बारे में इतना शोर शोर मचाया गया था। नवाज़ शरीफ अपने ख़ास निसार अली ख़ान साहब के साथ तशरीफ़ लाए, हमने वहाँ ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के दौरान वही बात नवाज़ शरीफ का फ़िक्रा मुझे याद है कि फिर ये पंगा क्यों लिया गया था। तो उस पर एक सादा सा जवाब था, पंगा तो शायद सही लिया गया था, लेकिन बाद में इस 30-40 साल के अंदर इस पंगे को जो तबाह बर्बाद किया गया है, अब हालत ये हो गई है कि इसको अब आप यूँ समझिए कि आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं रह गई। फ़ौरन ही उसकी एमडी को ख़त्म कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद जो वो सैंदक की माइन थी वो चीन के हवाले कर दी गई। अपना सोना निकालो और अपनी कर्जा जो है उसको पूरा करो। ये एक कहानी नहीं, पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार कहानियाँ आपको मिलेंगी। और हमेशा 2-3 साल के बाद जिस तरह मुसद्दक मलिक साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान माइन एंड मिनरल्स की एक बहुत बड़ी जन्नत है, तो हम जो हैं इसके करीब पहुंचने वाले हैं और हम अनकरीब खुशहाली के दरवाजे पर दस्तक देंगे। ये ऐसी खबरें हमने बार बार सुनी हैं। मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली के अंदर वो एक शीशी लहराने की बहुत बड़ी तस्वीर याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल निकल आया है और खुशखबरी हो कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान जो है वो दुबई और अबू धाबी और कतर और बहरीन और कुवैत से भी ज़्यादा माला माल हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वो शीशी की तौर पर ही रह गई। तो उसकी क्या वजह है? 97 के अंदर ही आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखा जा रहा है, और इस पे आज नहीं उस ज़माने से देखा जा रहा था, वो है रेको डेक प्रोजेक्ट। रेको डेक प्रोजेक्ट का जो दस्तखत हुई थी, वो दस्तखत उस वक़्त जुल्फ़िकार अली मक्सी जो थे, आज मेरा ख्याल है वो चीफ मिनिस्टर थे, और जाम यूसुफ मिनरल्स के मिनिस्टर थे, वो जो इंडस्ट्रीज़ के, और मुझे याद है अच्छी तरह कि फ़रीदुद्दीन अहमद ज़ई सेक्रेटरी थे। और उसके बाद बड़ी रद्दोकत के बाद ये तय हुआ था कि 75% जो है वो BHP लेगी। BHP उसकी फर्म थी जो उसने वहाँ पर उसने एक्सप्लोर करना था, और 25% जो है वो
बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हिस्से में आएगा। लेकिन जैसे ही वो सर्वे मुकम्मल हुआ तो बड़े लोगों की ललचाई हुई नज़रें उस पर आने लगीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि BHP का जो चीफ वहाँ पर मौजूद था, उससे मैंने पूछा कि क्या आप एक और संदक जो है एक्सप्लोर करने लगे हो? तो उसने मुझे अंग्रेज़ी में जवाब दिया, हैड वी गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर संदक वी कुड हैव शिफ्टेड मच अर्लियर। इट इज़ गोइंग टू बी सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। हम अगर संदक ही एक्सप्लोर करना चाहते तो हम बहुत जल्दी बिस्तर या बिस्तर लपेट के चले जाते हैं। आप हैरान होंगे कि उसी दौरान पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाका कर दिया और एटमी धमाके के चंद दिनों के बाद अमेरिका से यूनियन टेक्सास का चीफ जो है उस इलाके को विज़िट करने आया। तो मेरे साथ उसकी जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि मुझे ये रिपोर्ट मिली है सैटेलाइट से कि पाकिस्तान में उस धमाके के कुछ अरसे के बाद अचानक मुख्तलिफ़ जगह से ऑयल जो है उसकी ऊजिंग की इत्तला मिली है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ शायद ऑयल ज़्यादा है और हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर उसने बहुत अजीब व गरीब किस्म का गिला किया कि बलूचिस्तान ने जो है वो बिल्कुल एक ही उसको बहुत बड़ा लाइसेंस दे दिया BHP को, तो ये क्या होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उसके अंदर आने लगे और यूँ एक ऐसी बहस चलना शुरू हुई। कभी कुछ समर मुबारक बंद कहता था हम करेंगे, इफ्तिखार चौधरी ने अदालत के अंदर दरवाज़ा खटका दिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कहती थी दोबारा तुम करो। हालत ये थी कि इसमें सबसे अहम तरीन फजूल तरीन बहस ये की गई कि तुम इसको रिफाइनरी यहाँ लगाओ, तुम इसको तो रिफाइनरी के लिए भेजना चाहते हो, ये तुम चीन लेके जाओगे तो तुम उसमें धोखा करोगे। तो उन्होंने कहा दुनिया पूरी में स्मेल्टर से ईंटें बन के चीन ही जाती हैं क्योंकि सस्ती वहाँ से रिफाइनरी हो जाती है, आप अपना बंदा वहाँ बिठा दो। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि ये मामला जो है ये आलमी अदालत में चला गया और $10 बिलियन का जुर्माना हुआ जो इमरान खान के ज़माने में उसको सैयद अर्दगान की कोशिशों से, क्योंकि चिली और टर्की की वो टिथियान और मिलकर जो की हुई थी उन्होंने उसको बेहतर तौर पे कर। उससे पहले भी उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव खातून थी यहाँ आकर कहती थी कि अगर आप हमें कह दें तो हम उसको पे करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे प्लानर्स तो बड़े कमाल के हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। इनकी प्लानिंग की सूरत हाल देखें कि आप हैरान होंगे कि मुल्ला उमर जिस वक्त वहाँ हुक्मरानी कर रहा था, आपको याद होगा कि एक यूनिकॉल का बहुत बड़ा मसला उठा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि रॉबिन राफील उसके प्रोजेक्ट के लिए आई थी और वो तापी गैस फील्ड के ज़माने में था जिसके यूनिकॉल के हिस्से से पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल था। उसके अंदर एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ था, शायद लोगों को याद हो कि अमेरिकन सफ़ीर ने बेनज़ीर के बारे में कोई बात की थी कि इसने हमारी बात नहीं मानी, तो अमेरिकन सफ़ीर ने कहा था कि अमेरिकन सफ़ीर को बेनज़ीर ने कहा था कि पब्लिकली माफ़ी मांगे। उसने पब्लिकली माफ़ी तो नहीं मांगी थी, लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और फिर उसके बाद बेनज़ीर जो थी सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई थी, दोबारा हुक्मरान नहीं बन सकी। इसी तापी गैस फील्ड के बारे में जब मैं स्टाफ कॉलेज में था तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर मैं एक दिन हमारा स्टाफ कॉलेज का विज़िट किया, तो वहाँ वो बता रहे थे कि हमने तापी गैस, ये 2011 की बात है, तो तापी गैस फील्ड से पाइपलाइन जो है हमने खींच के यहाँ लानी है और पाकिस्तान में गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा और हम एक दिन बहुत खुद कफ़ील हो जाएंगे और बहुत सस्ती गैस मिलेगी। और उसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ रुपया उसकी फिजिबिलिटी पे ख़र्च किया जा चुका था। तो मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि 2011 में अमेरिका तालिबान से जंग लड़ रहा है, अभी 2013 में उनका दफ्तर नहीं बनाया था। मैंने कहा था ये अफ़गानिस्तान में अमन तुम कायम करोगे जो तुमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वजह क्या थी? सिर्फ किसी को नवाजना था कि उसने उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा और वो उसके हिसाब से गूगल मैप पर रख के एक नक्शे में से चीज़ें निकाल देगा। ये हमारा अलमिया है। हम इस अलमिया की वजह से आज 125 अरब डॉलर के मकरूज़ हो चुके हैं, जो कि हमारा बाहर का कर्ज़ा है, और पाकिस्तान का कर्ज़ा तो इससे 3 गुना ज़्यादा है जो कि हमने इंटरनल बैंक से लिया हुआ है। अब इसको उतारने के लिए हम बहुत हाथ पांव मार रहे हैं और हमें IMF ने कुछ पट्टियाँ पढ़ाई हैं। IMF का एक प्रोग्राम है जिसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है उसको अगर देखें तो उसके 4 बुनियादी उसके मकासद हैं जिस पर पाकिस्तान अमल करना शुरू कर रहा है। नंबर 1 उसका ये है कि आप अपने रेवेन्यू को इस तरीके से आप बढ़ाएंगे कि जिन बैंकों से आपने कर्ज़ा लिया हुआ है वो कर्ज़ा आप अदा कर सकें, और उसके लिए हम आपकी ज़मानत देते हैं कि हम ये पैसा यहाँ रख रहे हैं।
दूसरा उनका ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो कारोबार से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और तीसरा उसका ये है ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी तौर पर हालात को बेहतर बनाए, ताकि वो इन्वेस्टर यहाँ पर मौजूद रहें अमन आमा की वजह से। आपका काम ये है, आपने माइनिंग नहीं करनी, आपने इंडस्ट्री नहीं लगानी, आपने यहाँ पर फार्मिंग नहीं करनी, आपने चौकीदारी का काम करना है। आप चौकीदारी करो, हमें कमाने दो और हम आपको तनख्वाह भी दे देंगे और कुछ पैसे भी दे देंगे हमसे। तो ये है उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। पाकिस्तान में 2 तरह के एसेट्स हैं, बल्कि आप ज़्यादा कर लें तो 3 तरह के एसेट्स। एक एसेट वो हैं कि जो हमके मुकम्मल तौर पे कंप्लीट किए हुए एसेट्स हैं, जिनमें हमारी बंदरगाहें हैं, जिनमें हमारे एयरपोर्ट हैं और जिनमें हमारे मोटरवेज और दूसरी चीज़ें। अब इस वक्त ये मेरे सामने दुनिया की अखबारों में ख़बरें हैं कि पाकिस्तान के ये एसेट्स फॉर सेल हैं और हमने उनमें से कम कुछ एसेट देने भी शुरू कर दिए। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हमने दे दिया और उसके बाद हमने वो पोर्ट भी दे दी जो कराची की पोर्ट थी, और उसके बाद मोटरवेज और ये चीज़ें ये भी हम कुछ दिनों में अब दे देंगे और हम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, हम तो चला ही नहीं सकते थे। यानी वो मुल्क जो किसी ज़माने में बेहतरीन GTS और इस तरह की सर्विस चलाता था, वो मुल्क की हालत इस हद तक गलत और फजूल कर दिया है कि हम एक डाइवो के बस जैसी बस सर्विस भी नहीं चला पाते कि जो वक्त पे चले और लोग उस पर भरोसा करें। जो हम अपनी एयरलाइन नहीं चला सकते कि लोग कहते हैं कि नहीं वो देखें जी वो एयर ब्लू अच्छी चल रही है, तो वो देखें जी सरीन अच्छी चल रही है, तो वो देखें जी हम एमरेट्स में जाने को तैयार हैं। हमने अपने मुल्क की हालत ये कर दी है। हमारे सियासतदानों की स्टील मिल जद्दा में भी चलती है, हमारे सियासतदानों की स्टील मिल दुबई में चलती है, हमारे सियासतदानों की शुगर मिलें चलती हैं, लेकिन हुकूमत की स्टील मिल नहीं चल सकती क्योंकि हमें काम नहीं आता, हम उसको चला नहीं सकते। अब एक दफ़ा फिर एक बहुत खूबसूरत किस्म का जाल दिखाया जा रहा है कि हम इस मिनरल्स के मामले में, ये जाल आज से कुछ अर्सा पहले अफ्रीका को दिखाया गया था और फिर उसके बाद अफ्रीका की हालत ये हुई है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़जाना जो है सोने का वो अफ्रीका में है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अमेरिका के पास है। दुनिया में बेहतरीन गल्ला जो है वो अफ्रीका में उगता है, लेकिन सारे के सारे जहाज़ खड़े होते हैं और उन जहाज़ों के अंदर वो सोयाबीन और मेज़ और ये चीज़ें डाल दी जाती हैं और अफ्रीका के लोगों को कहा जाता है वो बहुत भूखे हैं, उनके लिए इंटरनेशनल एड पहुँचाओ ताकि उनको मुरिंगा खिलाया जाए या उनको कुछ और चीज़ें दी जाएँ। साउथ अफ्रीका से लेके ऊपर तक चले जाएँ, यही कैफियत उन्होंने की है जो IMF ने की है। महातिर मोहम्मद ने जिस वक्त उसके ऊपर IMF वाले डिक्टेट कर रहे थे तो इंडोनेशिया की मिसाल देते हुए उसने कहा था कि हैड वी एक्सेप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आवर कंडीशन कुड हैव बीन मोर वर्स देन इंडोनेशिया। वी बिलीव दैट द मेडिसिन सजेस्टेड टू अस इज वर्स देन डिजीज़ वी हैव। अब ये कितने अरसे के अंदर ये ट्रक की बत्ती है ये चलेगी। रिकॉर्डिंग का जहाँ तक आपको अंदाज़ा है उसके बारे में समझ आता है कि शायद बहुत जल्दी उसमें काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी शायद वहाँ स्मेल्टर भी नहीं लगा, अभी उसके अंदर उसकी मिट्टी को क्रश करने की शायद मशीनें भी नहीं लगीं, अभी शायद उसके अंदर वो पानी धो के उसको सोना को और उसको लोहे को तांबे को अदा कर स्मेल्टर लगेगा, बाकी चीज़ें आएंगी और इसके अंदर आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी को देख लें इन्होंने क्या करना है और फिर वो कहाँ जाएगा और कब वो चीन जाएगा और चीन से उसकी सूरत वापस आ जाएगी। या तो आप ये है कि आपने ज़मीन और जायदाद और इस तरह की चीज़ें दे के ऐसे जैसे हम लोग करते हैं यार गिरवी रखो और हमें उधार दे दो, ये काम हो तब भी हम कुछ उम्मीद लगा सकें। आयरन ओर आपके पास बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स उठा लें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। ये ख्वाब उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान की बददियानत ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की बददियानत एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं करते, जब आप तक पाकिस्तान की तमाम तर जितने भी अदारे मैं कह सकता हूँ उन अदारों में से करप्शन ख़त्म नहीं करते, और जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं होती, और जब तक आपके इस गिद्ध जो आप कर मंडलाए हुए हैं जो आज से सोच रहे हैं कि शायद ये काम शुरू हो जाएगा तो हम इसको खा जाएंगे, अब पाकिस्तान के लोकल गिद्ध और इंटरनेशनल गिद्ध मिल के इस मुल्क पर हमलावर होंगे और फिर एक दिन हमारी हालत अफ्रीका से भी बुरी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।